जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसएम वाला में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी। ठीक है, हिंदी काव्य आपके पेपर का नाम है बाबू। मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए, ठीक है, जिनका मेजर एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिनका माइनर एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों बच्चे देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, अच्छा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का है। तो 2024-25 वाले सत्र में भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर रामबाण साबित होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है। लगातार मैं आपके लिए ये तीसरा क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। इस क्लास को, इस पेपर को देखने के बाद आप सारे क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, जो 2 पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं। तो लगातार मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आ रहा हूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को इस तरह से, शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पर इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ सेंड कर दीजिएगा, ताकि देखें नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर से पहले कम से कम मैं आपको 6-7 क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, लिखित एग्जाम वाला, क्योंकि इस बार सभी कॉलेज में लगभग आपके 80% से कॉलेज में, 90% कॉलेज में, सभी में लिखित एग्जाम होंगे। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का हम लिखित एग्जाम कराएंगे। जो अति लघु उत्तरी प्रश्न होगा उसको 100 शब्दों में उत्तर देना होगा, और जो लघु उत्तरी प्रश्न होगा वो 250 शब्दों में उत्तर देना होगा, और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है उसको 500 शब्दों में उत्तर देना होगा। ठीक है, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है, इन्होंने ये एग्जाम में डिक्लेयर किया है। ठीक है, और जो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, ये सभी जितने भी आपके यूनिवर्सिटी हैं दोस्तों, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, या उस यूनिवर्सिटी से संबंधित आप दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, यदि हिंदी काव्य का आपका क्वेश्चन पेपर है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम देना है, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेजर माइनर दोनों बच्चों के लिए है। अच्छा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप लोग देखें सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। 3 साल लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो ये आपका दायित्व तो बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलें, ये मेरे मेहनत का बस इतना ही फल दे दीजिए आप लोग, कि आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चले, ध्यान रखेंगे, मैं आपके एग्ज़ाम से पहले इतना क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस कि आप एकदम टॉप करेंगे। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा यदि आप 6-7 क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो। ठीक है बाबू, चलें, देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटियां में अलग अलग तरीके से टाइम आपको दिया जाएगा। जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा है कि हम क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए केवल 2 ही घंटे का समय देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है, इन्होंने अपना शेड्यूल जारी नहीं किया एग्जाम का कि हम कितने घंटे का टाइम देंगे। तो अभी आएगा, जैसे न्यूज़ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, या तो 2 घंटे का समय दिया जाता है या फिर 3 घंटे का समय दिया जाता है आपको क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठेंगे तो अपना टाइम भैया देख लेंगे कि हमको कितना समय मिला है लिखने के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है, ये 75 ही रहता है सभी कॉलेज में, सभी यूनिवर्सिटियाँ में। ठीक है बाबू, चले, आपके 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड अ, खंड ब और खंड स। किसी किसी कॉलेज में केवल 2 ही खंड में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपके लघु उत्तरी प्रश्न पूछेगा, और खंड ब में आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछेगा। लघु उत्तरी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आपके 3 खंडों में प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ, खंड ब और खंड स। खंड अ में आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में देना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर कॉलेज में 50 ही शब्द में होता है, लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का, उन्होंने कहा कि 100 शब्दों में उत्तर हमको दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न का। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हम लोग एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी साल फरवरी में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग ढूंढते हैं,
तो उसी से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे और सभी का उत्तर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा इस क्लास को, ठीक है। चलें, अभी मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एकदम रट डालना है। जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं बताऊंगा अगर आप सारे रट डालेंगे, सारे एकदम तैयार कर लेंगे, तो ये मेरी गारंटी, एकदम टॉप करेंगे आप, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका है, सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है। सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं, सूफी काव्यधारा में जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी इसका उत्तर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए, ठीक है। देखें, क्वेश्चन का उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। हम मान लीजिए द्विवेदी युग के 6 साहित्यकारों के नाम आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। किस तरह से लिखना है, क्योंकि 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, उन्होंने कहा 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। अब 6 साहित्यकारों के नाम लिख देंगे तो आपको प्रश्न का जो आपको ये प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर 3 नंबर देना चाहिए, तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो किस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है इसके बारे में भी चर्चा होगी, ठीक है बाबू। चलें, चौथा प्रश्न है आपका, कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जाता है, कम से कम इसे 3-4 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें, अगला है, तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। यहाँ प्रमुख, यही बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। प्रमुख पूछा है तो प्रमुख 6 रचनाओं का नाम हमको लिखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए। तो अपना दोहा जरूर याद करके जाइएगा कबीरदास जी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कबीरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, सभी का कम से कम एक एक दो दो दोहा आपको याद होना चाहिए भैया, ठीक है। चलिए, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें 7वां प्रश्न पूछा है, घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नामोल्लेख कीजिए। इसका उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि जो आपका यहाँ पर लिखा गया है ये पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का दोहा लिखिए, ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। चलिए, 7वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो ठीक है भैया, 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखेंगे और उसके बारे में भी हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। इसमें आपका 9वां प्रश्न है, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। ठीक है भैया, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह जितने हैं मैं उन सभी का नाम लिखूंगा, ठीक है, उन सभी को मैं उत्तर बताऊंगा आपको। 10वां प्रश्न पूछा है, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अच्छा, 10 प्रश्नों का उत्तर पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न की किस प्रकार से पूछा गया है और लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न आपके हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट है, आने वाले हैं 2024-25 छब्बीस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पेपर 2024-25 26 27 28 के लिए भी एकदम इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अच्छा पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इन सभी का उत्तर, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। दोस्तों, यहाँ पर उत्तर लिखा गया है आपका, ठीक है। पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यदि आप ये जो उत्तर है इसका, ठीक है, अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप में जाइएगा, आपको वीडियो के ठीक नीचे PDF मिलेगी, एकदम शानदार तरीके से डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, प्रश्न का उत्तर आपको बता देते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। ठीक है, तो 50 शब्दों में या तो 100 शब्दों में आपको उत्तर देने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर इस काल का नामकरण किया है। ठीक है, हिंदी साहित्य के नाम का नामकरण किया है। कुछ विद्वानों ने इस काल की प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखकर नाम दिया, तो कुछ ने साहित्यिक धाराओं को ध्यान में रखकर। ठीक है, यहाँ कुछ प्रमुख नाम और नामकरण करने वाले विद्वानों की सूची दी गई है। ठीक है भैया, देखें, आदिकाल का नामकरण करने वाले कौन कौन से थे। देखिए, वीरगाथा काल का नामकरण किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपको इसी तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है।
अच्छा, चारण काल का किसने नामकरण किया था? डॉक्टर गियर्सन राम कुमार वर्मा, ठीक है। वीर काल का नामकरण किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। सिद्ध सामंत युग का नामकरण किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। बीजवपन काल का नामकरण किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है बाबू। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें आरंभिक काल का नामकरण किसने किया था? मिश्र बंधु ने, ठीक है। आदिकाल का नामकरण किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अंकुरण काल का नामकरण किसने किया? गोलेंद्र पटेल ने, ठीक है। आपको इसी तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है। चले, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। चलें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि एक भी बच्चा छूटने ना पाए किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। सभी लोग एकदम टॉप करिए बाबू। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं, तो मैंने यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर लिखा है। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 50 शब्दों में कैसे लिखना है या फिर 100 शब्दों में, ठीक है। चले, ध्यान देंगे। सूफी काव्यधारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से आपको लिखना है। देखें, यहाँ से लेकर के 50 शब्दों में आप लिख दीजिएगा। यदि 100 शब्दों में कहेगा तो यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने दीर्घ उत्तरी के लिए जो हेडिंग मैंने लिखा है, ये सारे हेडिंग्स आपको लिख देने हैं, ठीक है, नंबर वाइज करके आपको, ठीक है बाबू। चलें, इसमें आपके मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 हेडिंग बताए हैं। 10 आपको अच्छे तरीके से लिख देना। 10 नहीं लिख पाएंगे, अगर 5, 6, 7 लिख देते हैं तो भी आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा सूफी काव्य धारा की विशेषताएं में, ठीक है। चले, देखिए, सूफी काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं लिखिए भैया। देखिए, हिंदी साहित्य में सूफी काव्य धारा का समय 14वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक रहा है। हिंदी साहित्य का सूफी काव्य धारा, ठीक है, 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहा। इस परंपरा का सूत्रपात मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रयान 1379 से माना जाता है, ठीक है। जो चंद्रयान है 1379 में लिखा गया था, ठीक है। चले आगे देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी इस काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं, जिनके द्वारा पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम जैसे ग्रंथों की रचना की गई है। मंझन, कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, हबीब साजन, कासिम शाह आदि इस काव्य धारा के अन्य कवि हैं, ठीक है। देखें, सूफी काव्य धारा भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काव्य धारा का उद्भव इस्लामी संस्कृति और भारतीय भक्ति परंपरा के संगम से हुआ। सूफी कवि प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इस काव्य धारा की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। विशेषताओं में आप सारे, जैसे प्रेम और भक्ति की प्रधानता, ये विशेषता है, ठीक है, सूफी काव्य धारा की। तो ध्यान रखेंगे, आपको हेडिंग भर लिखना है। यदि आपका एक्सप्लेन करके पूछेगा आपका, जैसे दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चले, ध्यान से देखेंगे विस्तार पूर्वक एकदम। अच्छा, सूफी काव्य धारा में प्रेम और भक्ति की विशेषता कैसी रही है, इसकी प्रधानता कैसी रही है? तो सूफी काव्य धारा में प्रेम और भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ठीक है। सूफी काव्य धारा में जो प्रेम है और भक्ति है, इसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कवि प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि सच्चे प्रेम के द्वारा ही ईश्वर के साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है। सूफी कवियों के अनुसार प्रेम मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। सूफी काव्य धारा में जो अगली विशेषता है, साधना और तपस्या। सूफी कवि साधना और तपस्या को आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानते हैं। उनके काव्य में साधक की आत्मा को पवित्र करने की विभिन्न साधनों का वर्णन किया गया है। यह साधना केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मिक और आंतरिक साधना पर अधिक जोर दिया जाता है, ठीक है। चलें, समाज और धर्म की आलोचना। सूफी कवि समाज और धर्म के रूढ़िवादी नियमों की आलोचना करते हैं। वे धर्म के नाम पर हो रहे अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद के विरोधी होते हैं। उनका मानना है कि सच्चा धर्म प्रेम, करुणा और परोपकार पर आधारित होना चाहिए। सूफी काव्य धारा में सामाजिक समानता और न्याय की बात की जाती है, ठीक है।
उसके बाद है सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद क्या है? सूफी काव्य धारा में जो सर्वेश्वरवाद की विशेषता क्या है? देखें, सूफी कवियों का ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण अद्वैतवाद होता है। उसके अनुसार ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और हर जीव में उसी का अंश है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर जितने जीव हैं सभी में ईश्वर का वास होता है। ठीक है, यह काव्यधारा विभिन्न धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर की एकता को मान्यता देती है। इस कारण सूफी कवियों की रचनाओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के तत्वों का समन्वय दिखाई देता है। ठीक है, चलें। रूपक और प्रतीक। सूफी काव्य धारा में रूपक और प्रतीक भाषा का व्यापक उपयोग होता है। कवि अपनी रचनाओं में प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक संदेश व्यक्त करते हैं। प्रेमिका, मासूका, मैखाना, शराब आदि प्रतीकों का प्रयोग ईश्वर और आत्मा के संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। संगीत और नृत्य का महत्व। सूफी काव्य धारा में संगीत और नृत्य का क्या महत्व रहा? सूफी काव्य धारा में संगीत और नृत्य का विशेष महत्व है। काव्य को ज्ञता यानी गाने के योग्य, ठीक है, ज्ञता माने गाने के योग्य प्रदान करने के लिए कवि संगीत का सहारा लेते हैं। सूफी कवियों ने कव्वाली और अन्य संगीत विधाओं का विकास किया जिनमें ईश्वर की स्तुति और प्रेम की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इनके अनुसार संगीत और नृत्य के माध्यम से ईश्वर से सीधा संपर्क साधा जा सकता है। सूफी काव्य धारा में प्राकृतिक सौंदर्य और प्रतीकात्मकता क्या था? तो सूफी काव्य धारा में प्राकृतिक सौंदर्य का विशेष वर्णन मिलता है। कवि प्रकृति को ईश्वर की रचना मानते हैं और उनके माध्यम से ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। इसके साथ ही प्रकृति के तत्वों का उपयोग प्रतीकात्मक रूप में भी किया जाता है। सूफी काव्य धारा में संवेदनशीलता और करुणा क्या है भैया? इसका महत्व क्या है? तो सूफी कवि अत्यंत संवेदनशील और करुणाशील होते हैं। उनके काव्य में दुखियों, गरीबों और असहायों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट होती है। वे समाज के हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान देने की बात करते हैं और सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने की प्रेरणा देते हैं। सूफी काव्य धारा में लोक भाषा में इसकी रचना किस प्रकार से की गई है? तो सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने जनता से जुड़ने और अपने विचारों को सरलता से व्यक्त करने के लिए फारसी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में काव्य रचना की। ठीक है, जिसके कारण या फिर इसके कारण सूफी काव्य धारा जनसाधारण में लोकप्रिय हुई। अच्छा, साधारण जीवन का आदर्श। सूफी कवियों ने साधारण और सरल जीवन को महत्व दिया। वे त्याग, वैराग्य और आत्मनियंत्रण का संदेश देते हैं। उनके अनुसार भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर सादगीपूर्ण जीवन जीने से आत्म की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ठीक है बाबू, देखिए बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आप एकदम टॉप करेंगे। ठीक है, चले, मैं बहुत क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। देखेंगे आप लोग सेकंड सेमेस्टर में एकदम शुरू से एकदम जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलें, सेकंड सेमेस्टर में आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एकदम धमाकेदार। आपको बुक आपको जो आप लोग यूपीएस, राजेंद्र ये सब खरीदते हैं, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, चलें। तीसरा प्रश्न आपका, द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। ठीक है भैया, हम 6 साहित्यकारों के नाम लिख दिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, तो हमको नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 नंबर रहेगा तो आपको आधा नंबर देगा। ठीक है, 1 नंबर देगा। आपको लिखना कैसे है ये जान लीजिए। ठीक है, देखिए इसी तरह से आपको लिखना है। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काल है जिसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। इस युग के प्रमुख साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आइए द्विवेदी युग के 6 प्रमुख साहित्यकारों के नाम जानते हैं। अच्छा भैया, पहले कौन है? तो पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, द्विवेदी युग के प्रणेता और सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है श्रीधर पाठक, खड़ी बोली के कवि जिन्होंने बाल विधवाओं की दुर्दशा पर मार्मिक कविताएं लिखीं। तीसरे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, इतिहासकार और निबंधकार जिन्होंने भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण कार्य किया।
चौथे हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रवादी कवि जिन्होंने भारत की संस्कृति और परंपराओं पर कविताएं लिखी। ये सब क्यों कौन है भैया? ये सब द्विवेदी युग के, ठीक है, ये सब द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। चलें, मैथिली शरण गुप्त, अच्छा इसको मैंने पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, पढ़ा दिया है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि जिन्होंने भारत की संस्कृति और परंपराओं पर कविताएं लिखी। अच्छा, पद्म सिंह शर्मा कहानीकार और उपन्यासकार जिन्होंने ग्रामीण जीवन पर आधारित रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद आए हैं आपके द्विवेदी युग के जो कवि हैं, बाबू गुलाब राय निबंधकार और आलोचक, इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है, बाबू गुलाब राय ने, ठीक है। चले, ये रहे द्विवेदी युग के 6 साहित्यकार, ठीक है बाबू। चले, बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, आपका 100 शब्दों में भी हो जाएगा और 50 शब्दों में भी, ठीक है। चले, चौथा प्रश्न है आपका, कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था? तो कवि विद्यापति को उनके साहित्यिक योगदान और काव्य कला में विशिष्टता के लिए कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। उन्हें निम्नलिखित उपाधियों से सम्मानित किया गया। पहला उपाधि कौन था भैया? अभिनय जयदेव। जयदेव के बाद विद्यापति को मैथिली साहित्य में उच्चतम स्थान पर रखा गया, इसलिए उन्हें यह उपाधि मिली। अच्छा, मैथिल कोकिल, ये उपाधि मिली थी इनको अपनी काव्य कला और रसपूर्ण रचनाओं के कारण उन्हें मैथिली भाषा के कोकिल या फिर कोयल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, गौरवमणि, अपनी विद्वता और साहित्यिक योगदान के कारण उन्हें गौरवमणि की उपाधि दी गई। अगला है वैष्णव कवि, भगवान विष्णु और राधा कृष्ण की भक्ति में रचित उनकी कविताओं के कारण उन्हें वैष्णव कवि कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है महाकवि, ठीक है। विद्यापति की कविताओं में महाकवि की शैली और प्रभाव दिखने के कारण उन्हें महाकवि कहा गया, ठीक है। ये विद्यापति की उपाधियां हैं, ठीक है बाबू। चले, इसमें आपका 5वां प्रश्न पूछा गया है, तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। 6 रचना तो आप फटाक से लिख देंगे, लेकिन रचनाओं को लिखना कैसे है? देखें, तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य को अनेक अमूल्य रचनाएं दी। अच्छा, इनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी रचनाएं भैया? अच्छा, प्रमुख पूछा है, ये बात ध्यान रखेंगे, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, प्रमुख क्यों लिख करके देता है। प्रमुख रचनाएं जो फेमस हो, ठीक है। इनका फेमस रचना पहला कौन सा है? रामचरितमानस। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है और इसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। इसमें राम कथा को बहुत ही सरल और भावपूर्ण भाषा में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है इनका गीतावली। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण के गीता उपदेशों का सुंदर वर्णन किया गया है गीतावली में, ठीक है। विनय पत्रिका, यह भगवान राम के प्रति तुलसीदास जी की भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें यानी विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने भगवान राम से अपनी मन की पीड़ा व्यक्त की है, ठीक है। बहुत ही मार्मिक है, जब पढ़ेंगे तो आंसू आ जाएंगे। चलिए, चौथा है आपका दोहावली। इसमें तुलसीदास जी ने अपने विचारों को दोहों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसके बाद है कवितावली इनकी रचनाओं में, ठीक है। इनकी तुलसीदास की प्रमुख कविता रचनाओं में कवितावली है, ठीक है। यह तुलसीदास जी की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखी। कवितावली में कविताएं लिखी गई हैं, ठीक है। सतसई, इस ग्रंथ में तुलसीदास जी ने 700 दोहे लिखे हैं जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार प्रकट किए गए हैं सतसई में, ठीक है। 700 दोहे लिखे गए हैं। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। 6 प्रमुख रचनाएं हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम में उत्तर लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी लिख कर आ गए आपको नंबर मिल जाएगा, ये भूल जाइए आप, ठीक है। चलें, अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीरदास का कोई एक दोहा लिखिए। तो जो आपको याद रहेगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और याद करके जाइए कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का, ठीक है, दोहा जरूर याद करके जाइएगा। चले, इसमें 7वां प्रश्न है, घनानंद द्वारा प्रयुक्त किन्हीं 5 छंदों का नाम उल्लेख कीजिए, ठीक है भैया। घनानंद ने अपनी रचनाओं में कई तरह के छंदों का प्रयोग किया है। इनमें से कुछ प्रमुख छंद हैं। कौन है? प्रमुख छंद जो एकदम इम्पोर्टेंट हैं। पहला है कवित्व, ठीक है। घनानंद ने कवित्व छंद का बहुत ही प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। उनकी रचनाओं में प्रेम, विरह और श्रृंगार रस के वर्णन के लिए कवित्व छंद बेहद लोकप्रिय रहा, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने सवैया का यूज किया है। सवैया छंद भी घनानंद की पसंदीदा छंदों में से एक था। उन्होंने सवैया छंद में भक्ति और श्रृंगार रस के भावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। इसके बाद है चौपाई। चौपाई छंद भी घनानंद की रचनाओं में मिलता है। इस छंद में उन्होंने धार्मिक और सामाजिक विषयों पर अपनी बात रखी है। चौथा है दोहा। दोहा छंद एक लोकप्रिय छंद है और घनानंद ने भी अपनी रचनाओं में दोहे का प्रयोग किया है। दोहे में उन्होंने प्रेम और विरह के भावों को बड़े ही संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। ठीक है। इसके बाद है सोरठा। सोरठा छंद भी घनानंद की रचनाओं में मिलता है। इस छंद में उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य और मानवीय भावनाओं का वर्णन किया है। चलें, सातवां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहला है अंधेर नगरी। यह एक व्यंग्यपूर्ण नाटक है जिसमें उन्होंने समाज की कुरीतियों पर व्यंग किया है। दूसरी इनकी जो कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, नील देवी। यह एक दुखांत नाटक है जिसमें नारी उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया गया है, नील देवी में। ठीक है। इनकी तीसरी रचना है चंद्रावली। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें प्रकृति का सुंदर वर्णन किया गया है। चौथा है सत्य हरिश्चंद्र। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें सत्य और धर्म के महत्व को दर्शाया गया है। पांचवा है भारत दुर्दशा। यह एक निबंध है। भारत दुर्दशा क्या है, एक निबंध है जिसमें भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। नवा प्रश्न है आपका, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों का नाम लिखिए। ठीक है भैया, धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि थे। उन्होंने कई सारे काव्य संग्रह लिखे हैं। यहाँ उनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम दिए गए हैं। पहला काव्य संग्रह उनका ठंडा लोहा। यह उनका पहला काव्य संग्रह था। ठीक है, धर्मवीर भारती का ठंडा लोहा पहला काव्य संग्रह था। अंधा युग, यह नाटक के रूप में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। कनुप्रिया, इस संग्रह में प्रेम और वियोग की भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त किया गया है, कनुप्रिया में। ठीक है। अच्छा, 7 गीत वर्ष। इस संग्रह में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कविताएं हैं। ठीक है। पांचवा है सपना अभी भी। इस संग्रह में आधुनिक जीवन की जटिलताओं को दर्शाया गया है। छठा है आधंत। यह उनका अंतिम काव्य संग्रह था, आधंत। ठीक है, धर्मवीर भारती का अंतिम काव्य संग्रह कौन था, आधंत। ठीक है। चले, अब इसमें आपका 10वां प्रश्न पूछा गया है, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लघु उत्तरी और आपके दीर्घ उत्तरी, ठीक है, ये और आपके अति लघु, ठीक है, अति लघु, ये तीनों आपके कवर किए हैं। तो ध्यान देंगे, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके आगे सेमेस्टर में जब जाएंगे तो इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियाँ। ठीक है, तो ये सारे याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, 7 प्रविधियों को मैंने बताया है, कौन कौन से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको अति लघु में उत्तर कैसे लिखना है, तो कम से कम आप 4 लिखेंगे। ठीक है, और जो जिन बच्चों का 50 शब्दों में है वो 3 लिखेंगे। अच्छा, मैं फिर से बता दूं, जिन बच्चों का 50 शब्दों में रहेगा वो 3, ठीक है, 3 शोध लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। और जिन बच्चों का 100 शब्दों में है वो क्या करेंगे, कम से कम आपको 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 लिखना होगा। 5 से 6 हेडिंग इसमें लिखे गए हैं, लिखना होगा आपको। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। देखें, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियां नाम उल्लेख कीजिए। तो साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियां निम्नलिखित हैं। पहला है ऐतिहासिक शोध प्रविधि, ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। इस प्रविधि में साहित्यिक कृतियों का अध्ययन उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। यदि आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न पर ही वो ध्यान देता है कि बच्चा कितने पानी में है, लिखा कैसे है। तो जब अति लघु उत्तरी प्रश्न देख लेगा तब समझ जाएगा कि आप लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न किस भाषा में लिखे होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अति लघु पे ज़्यादा ध्यान देना बाबू। ठीक है, चले,
दूसरा है समीक्षात्मक प्रविधि, ठीक है, क्रिटिकल रिसर्च मेथड। इसमें साहित्यिक कृतियों का गहन विश्लेषण और आलोचना की जाती है। चलिए तीसरा है आपका सर्वेक्षण प्रविधि, सर्वे मेथड। इस प्रविधि में विभिन्न साहित्यिक रचनाओं या लेखकों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण किया जाता है। चौथा है तुलनात्मक प्रविधि, कंपैरेटिव रिसर्च मेथड। इस प्रविधि में दो या दो से अधिक साहित्यिक कृतियों या लेखकों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पांचवा है आपका मनोविश्लेषणात्मक प्रविधि, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, साइकोनालिटिकल मेथड, ठीक है। इसमें साहित्यिक कृतियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाता है। आगे मैं आपको बता देता हूँ सांस्कृतिक अध्ययन प्रविधि, कल्चरल स्टडीज मेथड। इस प्रविधि में साहित्य और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सांस्कृतिक अध्ययन प्रविधि में, ठीक है। इसमें सातवां आपका पूछा गया है अंतः विषयक प्रविधि, इंटरडिसिप्लिनरी मेथड। इस प्रविधि में साहित्य को अन्य विषयों जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलें, तो ये रहे दोस्तों आपके 10 प्रश्न, ठीक है। 10 प्रश्न आपके अति लघु को मैंने बता दिया है। अब आपको लघु उत्तरीय प्रश्न को मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम आने वाले हैं, कौन कौन से हमेशा पूछे जाते, कौन कौन से स्किप करने हैं, इन सभी के बारे में चले चर्चा करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने खंड आपको बता दिए हैं, ठीक है। 10 प्रश्न को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब खंड ब में आपके कैसे प्रश्न आते हैं, देखिए इस खंड में कुल 8 प्रश्न हैं जिसमें 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 2 और 3 अनिवार्य है, इसीलिए मैं कहता हूँ जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो निर्देश जरूर पढ़ेंगे भैया, ठीक है। जो नोट यहाँ पर दिए रहते हैं उसे पढ़ना अनिवार्य है। इसमें 8 प्रश्न है, 5 ही करना है, लेकिन दूसरा और तीसरा प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। क्या पता आप पढ़े नहीं लिखते चलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और इसमें निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, दूसरा और तीसरा प्रश्न अनिवार्य, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चले, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा उनका लघु उत्तरीय प्रश्न 250 शब्दों में होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, 250 शब्दों में या फिर 225 शब्दों में, जहाँ तक उम्मीद है 250 शब्द हैं, ठीक है। चले रुकिए मैं आपको बता देता हूँ, बस 2 सेकंड का समय दीजिए आप, मैं बता दे रहा हूँ कितने शब्दों में लिखा गया है। 1 सेकंड, बस मैं बता दे रहा हूँ आपको कितने शब्दों में लिखना है। आपका जो लघु उत्तरीय, हाँ बिल्कुल 250 शब्दों में, ठीक है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 250 शब्दों में है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसमें आपको 500 शब्दों में लिखना है, ठीक है, और अति लघु में 100 शब्दों में। चलें, देखिए इसमें ये आपका दूसरा, ठीक है, ये दूसरा है आपका, ये दूसरा प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न आपका अनिवार्य है, ठीक है। क्या है भैया, पथ गति नयन मिलल राधा कान, दूहू मन मनसीज पूरल संधान, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसका ससंदर्भ सहित व्याख्या करना है, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं, ठीक है, अथवा करके देगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा और तीसरा अनिवार्य है, लेकिन उसमें अथवा करके देगा, चाहे ऊपर वाला लिखिए चाहे आप नीचे वाला, ठीक है। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो ते सब बसत इसपुर काशी, ठीक है। तो इसका जो आपका दिया गया है, ठीक है, आप लोगों के पास देखिए बुक होगा, गाइड होगा, PDF होगा, UPSC राजेंद्रा, ठीक है। किसी से भी आप इस प्रश्न का उत्तर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलें, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए दूसरा और तीसरा अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित अवतरण की ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। काट अंध उर के बंधन अस्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन सभी को तैयार कर, इसमें भी अथवा करके दिया होगा, ठीक है। देखें अथवा करके आपका दिया है, तो बाबू जितने भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सभी को एकदम शानदार तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। दोनों एक भी मत, इसमें से एक भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलें, अब प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न पर, नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो एकदम नाथ साहित्य तैयार कर लेंगे, ठीक है, एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। कबीर दास के, हालांकि ये प्रश्न हमेशा नहीं आता है, ठीक है, तो कम से कम आप 4 से 5 बार पढ़ लेंगे।
और मैं गारंटी लेता हूँ यदि आप 4-5 बार पढ़ लेते हैं नाथ साहित्य की संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो ये गारंटी है कि आप लिख सकते हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलें। अगला, कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, 2-3 बार इसे पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है, अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लेंगे भैया। ठीक है, इनका जीवन परिचय और इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एकदम शानदार तरीके से इसे पढ़ लेना है। चलिए, 7वां प्रश्न आपका, कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं को रेखांकित कीजिए। यह हमेशा नहीं पूछा जाता है, तो इसे 2-3 बार केवल पढ़ लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर 2-3 बार पढ़ लेंगे। अगला, निराला कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। ये भी नहीं पूछा जाता हमेशा, तो 4-5 बार इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलें। अगला, शोध की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ध्यान रखेंगे, शोध एकदम 100% गारंटी है आपकी कि शोध से आपका प्रश्न आता है। ठीक है, चलें। अगला है खंड स, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर अधिकतम 500 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, चलें। 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपके 4 प्रश्न पूछे गए होंगे, केवल 2 ही प्रश्न करने हैं और 10-10 नंबर मिलेगा। किसी कॉलेज में आपको 15-15 नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलें, देखिए, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो ये जो हिंदी साहित्य इतिहास है, इसके लेखन पर प्रकाश डालना है, तो ध्यान रखेंगे इसको एकदम 100% तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए, एकदम तैयार करना है। सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए। ये हमेशा नहीं पूछा जाता है, 4-5 बार पढ़ लेंगे केवल। ठीक है, लेकिन इसे 100% तैयार कर लेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलें। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए। एकदम भैया 100% एकदम रट डालना है, इसे तैयार कर लेना है। ठीक है। अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसे भी तैयार कर लेंगे, 90% आने के चांसेस हैं 2024-25 एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन पेपर दोस्तों, मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, बाकी जो प्रश्न इसमें है मैं आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, पहले मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। कम से कम आपके 6-7 पेपर हो जाएंगे, तो आपको मैं अति लघु बता दिया करूँगा। अति लघु आपका तैयार हो जाएगा, लघु उत्तरी आप लोग धीरे धीरे तैयार करते रहेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न भी मैं आपको बता दूंगा। जब आपका एग्जाम आने वाला रहेगा तो मॉडल पेपर दे दूंगा, एकदम आराम से फर्राटेदार तैयारी करेंगे। ठीक है, चलें, जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।